हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, जे थॉमसन का मॉडल भी पढ़ा था आपने। बाद में देखा था रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ा था। उन सभी क्लासेस में जो भी अभी तक आपने पढ़ा था, आपने एक बात पढ़ी थी कि सारे के सारे मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। आपने फिर बोर के मॉडल के पोस्टुलेट्स भी पढ़े थे। आज हम ये बोर के मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे उनकी हेल्प से आपने इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट की थी, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी और एनर्जी ये आई थी उसकी। आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोहर के पोस्टुलेट से या बोहर के मॉडल से किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो आज का टॉपिक अपना है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय द बोर्स थ्योरी। बोर्स की थ्योरी के बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किस तरह से एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। जैसे आपने लाइट का स्पेक्ट्रम देखा था, व्हाइट लाइट को ऑप्टिक्स में आपने देखा था, व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो 7 क्लास में स्प्लिट हो जाती है विबग्योर में। हर एक कलर की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है, और अलग अलग वेवलेंथ वाला हमें क्या मिल रहा था, स्पेक्ट्रम मिल रहा था। एग्जैक्टली जब हाइड्रोजन गैस को किसी ट्यूब में फिल करके उसको या तो हीटेड किया जाता है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू उसको एनर्जी दी जाती है, तो एनर्जी देने पर उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एनर्जी मिलती है। और इलेक्ट्रॉन अपनी कौन से स्टेट में रहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में। ये भी आपने पढ़ा था कि वहां एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं, ये बात आपने सीखी थी। यानी यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसके पास में जो एनर्जी है वो कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड में है तो वो थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से थर्ड में है तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये एनर्जी लेवल डिस्क्रीट थे, एनर्जी इनके बीच में नहीं हो सकती, या तो उसकी एनर्जी ये होगी या ये होगी या ये होगी। तो ये आपने सीखा था। जैसे ही आपने हीट किया उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलते ही वो कौन से स्टेट में आ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल्स पे आ जाएगा। हालांकि हायर एनर्जी लेवल में उसका लाइफ टाइम बहुत ही क्या होता है, कम होता है। वापस उसको किस में आना है, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन के लिए। जैसे ही वो हायर से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, फोटोन की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज होगी। मान लीजिए वो यहां से इसमें आ रहा है, ये यहां से इसमें आ रहा है, यहां से इसमें आ रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। यहां से इसमें आ रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। यानी अलग अलग एनर्जी के रेडिएशंस आपको मिलेंगे। एनर्जी उनकी अलग अलग है तो वेवलेंथ भी क्या होगी, उनकी अलग अलग होगी। तो अलग अलग वेवलेंथ के इन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो पहले लिख लेते हैं थोड़ा, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या देखो, व्हेन हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस इज हीटेड और supplied energy through इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब वोल्ट से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। then the electron moves into higher energy levels, into excited energy levels, है ना। हर एक में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर एक एटम में। इन दिस एनर्जी लेवल या कहें स्टेट, कहें एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं आप, एक्साइटेड स्टेट, the
लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, इट रिटर्न बैक इनटू ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट कौन सा है, फर्स्ट स्टेट में है ना, इट रिटर्न इनटू ग्राउंड स्टेट, है ना। और ये बात मैंने आपको बोहर के थर्ड पोस्टल्यूट में बताई थी, जब हाइयर से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, है ना, इन ग्राउंड स्टेट, देन इट emit the radiations of different wavelengths. These are known as electromagnetic स्पेक्ट्रम, इनको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब हम बोहर के थर्ड पोस्टल्यूट के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ रीडबर्ग फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए ये लिख लिया। अब देखिए बोहर के थर्ड पोस्टल्यूट के बेसिस पे फ्रॉम द एमिटेड, यही है टॉपिक तो आपका, क्या, द एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन can be given by Bohr's थर्ड पोस्टुलेट। और थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, जैसे आप दो ही बातें ध्यान रखिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए आपने ये पढ़ा था कि n इज इक्वल्स टू 1 वाली ये स्टेट तो है ग्राउंड स्टेट, इसको मैं n1 से रिप्रेजेंट करूंगा, और n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 ये सारी की सारी उसके लिए कौन सी होते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स को मैं n2 से रिप्रेजेंट करूंगा। n2 का मीनिंग ये नहीं है n इज इक्वल्स टू 2 है, n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 ये इंफिनिटी तक हो सकती है। तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी En2 है और ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी En1 है। तब देखिए है थर्ड पोस्टल्यूट से क्या होगा, En2 माइनस En1, और वो फोटोन की फॉर्म में, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hν, ये आप सीख चुके हैं। अब देखिए ये एनर्जी के लिए फॉर्मूला आया था आपके पास, इसमें N2 लिख रहे हैं तो N की जगह क्या कर दें, N2, और N1 कर रहे हैं, है ना, N1 की एनर्जी निकाल रहे हैं तो N की जगह N1, बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, फिक्स। ये आया था ना पिछली क्लास में एनर्जी के लिए डेरिवेशन, तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, E देखो माइनस में है -1/8, है ना, m e की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर की जगह कौन सा आएगा, n2 का स्क्वायर, माइनस n की जगह n1 लिखेंगे तो क्या होगा 1/8 m e की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h, अच्छा माइनस इसमें ऑलरेडी है, माइनस है ना इसमें, तो माइनस h स्क्वायर n स्क्वायर, ये h है। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, hν की इक्वल होगी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1/8 m e की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस
1/8 m⁴ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n2 स्क्वायर। ये कौन सा है? n1 है ना। अब देखो इसमें से आप ये देख रहे हैं कि कुछ वैल्यू है वो फिक्स है, कॉमन है। तो कॉमन कौन सी है? ये सारी कॉमन है। और ये भी यहां देख रहे हैं, ये भी क्या है? कॉमन है। तो इसको आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 m⁴ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। और यहां जो बचेगा क्या? z स्क्वायर भी है। यहां जो बचेगा वो होगा 1/n1 स्क्वायर। और यहां जो बच रहा है वो है 1/n2 स्क्वायर। यह इज इक्वल्स टू h न्यू। हालांकि h न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? c/λ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको बताया था, क्या बताया था कि जो न्यू की वैल्यू है वो क्या होती है? c/λ। ये जो वैल्यू है न्यू की वो होती है c/λ। तो यहां से इसको आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं 1/8 m⁴ z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h। देखो इज इक्वल्स टू क्या? h और न्यू को क्या लिख दे? c/λ। क्यों लिख दिया c/λ? क्योंकि न्यू की वैल्यू ही आपने सीखी थी, क्या होती है? c/λ। तो वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये जो वैल्यूज है इसको इधर ले आए आप। इधर लाते ही होगा 1/8 m⁴ z स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h और h ये और आएगा तो h की क्यूब इंटू c 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/λ। 1/λ जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? वेव नंबर, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल है उसको बोला जाता है वेव नंबर। उससे पहले आप ये देखिए, यहां ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? z को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। z को कांस्टेंट क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि z तो एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा, इस तरह से। लेकिन बाकी सारी जो वैल्यूज है ये सारी की सारी क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। किसको? 1/8 m⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h की क्यूब इंटू c, इसको बोला जाता है r, है। और r जहां पे क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग, ये रिडबर्ग साइंटिस्ट के नाम पे है, रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है r की वो कितनी होती है? 1.0973373। कैसे कैलकुलेट की होगी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये सारी वैल्यूज। अब बात ये आती है कि इसकी यूनिट क्या होती होगी। देखो इनकी कोई यूनिट नहीं होती, इनकी भी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसकी यूनिट क्या होगी? 1/λ की यूनिट की। लैम्डा की क्या होती है? लैम्डा की होती है मीटर, और 1/λ की क्या होगी? मीटर इनवर्स। तो ये है, इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? r z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/λ। अब देखिए यहां से ये लिखने के बाद में ये फॉर्मूला आ गया, इसको रिडबर्ग फॉर्मूला भी कह देते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला, है ना। और साथ में ये भी लिख लें आप क्या? द रेसिप्रोकल
of wavelength is called वेव नंबर। और वेव नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से। न्यू तो फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू बार, है ना, यानी 1/λ को आप क्या लिख सकते हैं? न्यू बार। तो ये फॉर्मूला किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा वो देखिए। इस फॉर्मूला को आप इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। ये आपका देखो, राइट साइड में क्या लिखूं? 1/λ, ये लेफ्ट साइड में ले आया मैं, और इसको क्या लिखा जा सकता है? वेव नंबर के इक्वल। और ये वैल्यू क्या होगी? r z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। दिस फॉर्मूला इज नॉन एज दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग्स फॉर्मूला। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, रिडबर्ग फॉर्मूला को डिराइव करिए बाहर के पोस्टुलेट से, तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। एंड फॉर हाइड्रोजन लिखना हो, फॉर हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये आ जाएगा 1/λ या न्यू बार इज इक्वल्स टू r, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसको कहा जाता है क्या? रिडबर्ग फॉर्मूला। अब ये नोट करिए आप। फिर अपन बात करते हैं अभी किसकी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, कि किस तरह से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझ सकेंगे। चल लिख लिया तो देखिए, हाँ, एक बात और ध्यान रखिए यहाँ कि 1 रिडबर्ग के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में यही एनर्जी होती है ना। कई बार पूछ लिया जाए कि 1 रिडबर्ग के इक्विवेलेंट एनर्जी लिखिए, तो आपका आंसर क्या होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस फॉर्मूला के बेसिस पे। इसको कौन सा फॉर्मूला बोला जाता है? रिडबर्ग ने। रिडबर्ग और जॉन बामर ने भी ये फॉर्मूला पहले दे दिया था, और बोहर की थ्योरी से भी फॉर्मूला यही आ रहा है। हायर क्लासेस में आगे ये पढ़ेंगे। अब देखिए, हम ये सीख चुके, जैसे सीरीज में बना रहा हूं मैं, हम ये सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें रहता है? फर्स्ट में, यानी ये क्या है? मैं यहां लिख देता हूं n इज इक्वल्स टू 1 है। और n इज इक्वल्स टू 1 में जो एनर्जी है वो आपको बताया था कितनी होती है? E1 इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। फिर n इज इक्वल्स टू 2 पे, ये n इज इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितनी होती है? वो होती है E2, और वो कितनी आई थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिस्क्रीट होते हैं एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट का मतलब इनके बीच में एनर्जी नहीं होगी, है ना। यानी ये नहीं हो सकता 10.some इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ये आपने क्या दिखाया? ज्यादा दिखाया है, क्योंकि ये डिफरेंस भी ज्यादा है। इनका डिफरेंस अप्रोक्सीमेट कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। फिर आप कहें n इज इक्वल्स टू 3 के लिए, 3 के लिए जो एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी? E3 इज इक्वल्स टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये और कम हो गया, डिफरेंस कम है ना। फिर देखिए n इज इक्वल्स टू 4 के लिए जो आपने देखा था वो आपके पास में E4 की वैल्यू आई थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। n इज इक्वल्स टू 4 में, 4th ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। और n इज इक्वल्स टू 5 के लिए ये डिफरेंस और भी कम हो गया था, है ना। उसके लिए E5 आपने कहा था कितना? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पॉइंट में है, ये था। अच्छा, ये n इज इक्वल्स टू 5, और जैसे ऊपर जाएंगे गैप क्या होता जाएगा? और कम होता जाएगा। n इज इक्वल्स टू 6 के लिए, n इज इक्वल्स टू 7 के लिए, और इस तरह से ये n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी के लिए, ये इस तरह से। अब मान लो इलेक्ट्रॉन था कहां आपके पास में?
यहां था, हाइड्रोजन में यही होता है। और उसने क्या किया, एनर्जी गेन की, किससे, या तो हीट करने से, टेम्परेचर से। टेम्परेचर से एनर्जी कितनी मिलती है, 382 kT, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करने के बाद में या तो ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो लगभग यहां होगी तो यहां रहेगा, और ज्यादा एनर्जी हो गई यहां आ जाएगा, और ज्यादा हुई यहां आ जाएगा, और ज्यादा हुई यहां आ जाएगा। यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है। तो जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट्स में आ गए, अब ये जो स्टेट्स है इनको मैंने पिछली क्लास में बताया था, सारी की सारी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है, और ये ग्राउंड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 1 वाली स्टेट को मैंने हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट बताया था। बाकी हाइड्रोजन के लिए सारी की सारी, अच्छा इंफिनिटी में कितनी थी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं ये कहूं सेकंड वाले से फर्स्ट वाले में यदि आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, हायर से लोअर में, या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। ये भी यहां से यहां आ रहा है तो भी आपका आंसर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। यानी यहां इन सभी में एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ये जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, यदि ऐसा कर रहा है तो बोहर के अकॉर्डिंग आपने ये सीखा था, जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है या ट्रांजिशन करता है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज होगी फोटोन की फॉर्म में, और उसकी भी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो ये जो वेवलेंथ है, अच्छा एक बात आपको ये भी पता है, जैसे विजिबल है उनकी वेवलेंथ लगभग 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। इससे कम में कौन से आते हैं, अल्ट्रावायलेट, और इससे थोड़ा ज्यादा में कौन से आ जाते हैं, आपके इंफ्रारेड आ जाते हैं, और ये कौन से आते हैं, विजिबल। तो इनकी जो वेवलेंथ मिल रही थी कैलकुलेट की गई उस फॉर्मूला से, कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट की गई, रीडबर्ग वाले फॉर्मूला से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और वो हमें किसके बीच में आई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है उसके बीच में आई। ये इनकी इस सीरीज को नाम दिया गया, कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये आपकी जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज। अब इसी तरह से यानी लाइमन सीरीज में क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि लाइमन सीरीज जो कह रहे हैं आप, लाइमन सीरीज का मीनिंग ये हुआ कि यहां जो लोअर एनर्जी लेवल यानी N1 को लोअर नाम दिया था वो तो 1 होगा, एंड N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से ऊपर जितनी भी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक। ये तो ये जो सीरीज है उसको बोला जाएगा लाइमन सीरीज। फिर आप जो देख रहे हैं दूसरी जो है, यदि यहां, अच्छा लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, ये नहीं, लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन होती है n = 2 वाली, है ना। अब देखिए यदि आप ये कहें इसमें आ रहा है, थर्ड से इसमें आया तो भी आप कहेंगे एक्साइटेड से या हायर से लोअर में आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है तो भी आप कहेंगे हायर से लोअर में, यहां से यहां आ रहा है तो भी हायर से लोअर में, और इन सभी में से ऊपर वालों से आ रहा है तो हम कहेंगे हायर से लोअर में आ रहा है, तो भी वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। और वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होगी, फोटोन के फॉर्म में। और उनकी जो वेवलेंथ मिली हमें वो कुछ विजिबल के आसपास थी, यानी 350 नैनोमीटर से 750, 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के आसपास थी, उनको देख भी सकते हैं। ये सबसे पहले बामर नाम के साइंटिस्ट ने वैसे ऑब्जर्व कर लिया था, है ना, इसलिए इन सीरीज को बोलते हैं अपन बामर सीरीज, बामर सीरीज, बामर सीरीज है ये। अच्छा फिर आप देखें यदि इसमें आए, है ना, बामर सीरीज की ये लाइन नहीं जोड़ते, बामर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन ये होगी, सेकंड लाइन बामर सीरीज के लिए फर्स्ट एक्साइटेड लाइन ये है, सेकंड एक्साइटेड लाइन ये है, थर्ड एक्साइटेड लाइन ये है, इस तरह से। और ये जो है यदि इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, कहां से, यहां से या यहां से या यहां से या फिर यहां से
या फिर यहां से, तो भी आपका आंसर ये होगा कि वो किधर से किधर आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो भी वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये जो वेवलेंथ थी इन रेडिएशंस के वो ज्यादा थी, है ना, ये विजिबल वालों में ये कम थी, ये ज्यादा हुई, ये और ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा थी जो विजिबल भी नहीं थी। विजिबल से ऊपर वाली जो आती है वो आते इंफ्रारेड, और इनको बोलते हैं पास्चन सीरीज। ये जो देख रहे हैं आप ये वाली, इनको कौन सी बोला जाता है, पास्चन सीरीज, PASCHEN सीरीज, पास्चन सीरीज बोला जाता है इनको, है ना। तो ये लिख देते हैं साथ साथ। बामर में क्या हुआ, बामर सीरीज, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांजिशन कर रहा था, लोअर एनर्जी लेवल क्या था, N1 की वैल्यू क्या थी, N1 क्या होता है लोअर एनर्जी लेवल, और N2 क्या है हायर के लिए। तो N1 की वैल्यू क्या थी 2 फिक्स थी, एंड N2 की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 2 से ऊपर वाली, यानी 3 4 5 और इस तरह से इंफिनिटी तक, यही। और पास्चन के लिए ये तो थी कौन सी सीरीज, पास्चन सीरीज, है ना। पास्चन में अल्ट्रावायलेट भी मिलती है कुछ, और कुछ मिलती है बाद वाली जो मिलती है वो मिलती है विजिबल, है ना। तो ये पास्चन, पास्चन के बाद पास्चन की बात कर रहे हैं आप, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में क्या हुआ, पास्चन में जो लोअर है, लोअर कौन सा है, लोअर को N1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और हायर को N2 से। तो N1 की वैल्यू क्या होती है 3, और हायर 3 से ऊपर वाले 3 4 3 तो नहीं आएगा, 3 तो आएगा इसमें, 4 5 और इंफिनिटी तक, ये इस सीरीज को बोला जाता है पास्चन सीरीज। और नेक्स्ट यदि आप कहते हैं इसमें आए, यदि 4 में आए, यहां से 4 में आ रहा है तो भी हायर से लोअर, यहां से भी हायर से लोअर, और यहां से भी हायर से लोअर, और यहां से भी हायर से लोअर, तो उस केस में भी वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। इसकी वेवलेंथ पहले वाले की वेवलेंथ से भी क्या ज्यादा। इस सीरीज को बोला जाता है कौन सी सीरीज, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट ने पता किया, ब्रैकेट। फिर इसके बाद में देखो ये ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या लिखे, ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट जो सीरीज है उसमें N1 की वैल्यू यानी लोअर क्या होता है 4 होती है, और N2 की वैल्यू है वो कहां से होगी, 4 से ऊपर वाले सारे N2 में आगे कितना 5 6 इंफिनिटी तक, ये। अच्छा यदि आपसे पूछ लिया जाए ब्रैकेट सीरीज की फर्स्ट एक्साइटेड लाइन कौन सी है, ये ब्रैकेट है, और फर्स्ट एक्साइटेड लाइन ये है इसकी, N2 इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट ये सेकंड ये इस तरह से, इस सीरीज को आपने बोला ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट के बाद में आता है फंड, है ना, PFUND, फंड सीरीज, है ना। फंड सीरीज है, उसमें क्या होता है, उसमें आप समझ गए होंगे कहां से कहां आता है, N1 की वैल्यू 5 और N2 कितनी होगी 6 7 और इंफिनिटी तक, इस तरह से। तो ये जैसे सीरीज है 5 वाले में ट्रांजिशन करे इलेक्ट्रॉन कहां से, उससे ऊपर वाले में, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, और इस तरह से ये इस तरह से। इस सीरीज को बोला जाता है कौन सी सीरीज, फंड सीरीज, PFUND, फंड, है, P साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं फंड सीरीज। तो फंड सीरीज का समझ गए। फिर हम फ्री होता है हमें कहां तक पढ़ना है, फंड सीरीज तक, ये समझ गए ये बात। इसी को बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो लाइंस अपने को मिल रही हैं, अब इनकी बातें समझ में आ गई। इसमें हम इसकी वेवलेंथ मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम देखो N1 की वैल्यू लाइमन के लिए फिक्स रहेगी क्या 1, और N2 की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम तो 2 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो ये ले करके हम मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो अब ये लिख लिया होगा। अब हम एक एक करके थोड़ा इन लाइमन पास्चन, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज के बारे में लिख लेते हैं।
हालांकि हाइड्रोजन के लिए आपको पता है कौन सी सीरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, ये वाली। क्यों लाइमन वाले ही क्यों ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्योंकि उसका जो ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन कौन से में होता है, फर्स्ट में, तो इनसे सभी से इसी में आएगा, तो कौन सी सीरीज ऑब्जर्व हो सकती है, लाइमन। अच्छा, लाइमन सीरीज है वो कहाँ बिलोंग करती है, ध्यान रखना है, ये अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है उसमें अल्ट्रावायलेट से बिलोंग करती है। ये इसका कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट में आता है और कुछ पार्ट विजिबल में आता है। बामर नाम के साइंटिस्ट ने इनको ऑब्जर्व किया था। पास्सन इंफ्रारेड में, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में और फंड भी इंफ्रारेड में आता है। तो एक एक करके हम इसको लिख लेते हैं। फर्स्टली लाइमन, ये वैसे आपके सामने लिखा हुआ है, यही मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूं जैसे आप एग्जाम में लिख सकें। तो सबसे पहले कौन सी सीरीज लिखें, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल यानी N2 कौन सा, 2 3 अनइनफाइनाइट टू लोअर एनर्जी लेवल इसका सीरीज का कौन सा होगा, N1 इज इक्वल्स टू 1, लोअर 1 है और हायर कौन से थे, 2 3 4 5 इनफाइनाइट ये है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, वी गेट सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का सेट हमें मिलता है, वी गेट सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, these are called लाइमन सीरीज। और देखो लाइमन सीरीज के लिए हम किस तरह से ये निकाल सकते हैं, लाइमन सीरीज के लिए देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहां से हम यदि देखें तो आप देख सकते हो कि n1 की वैल्यू यहाँ क्या है, फिक्स है, n1 की वैल्यू तो फिक्स है ही, इसके लिए कितनी है, 1 है। एंड n2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो हो सकती है 2 3 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो यहां से आप वेवलेंथ देखते हैं 1/, ये r इंटू 1/, ये फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए 1, ये तो 1 ही होगा, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 की वैल्यू वेरी करेगी 2 से लेके इनफाइनाइट। तो यहां से हमें मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी, कांस्टेंट होता है ये। तो यहां से यदि आप निकालते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू, पहली वैल्यू मान लो 2 ले लो, यदि n2 की वैल्यू 2 ले लें तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, या 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस 1/4, या फिर 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू ये हो गया 3/4, यानी ये जो वैल्यू आई है वो आएगी आपकी 3r/4 और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 4/3r, ये वैल्यू आई। अब इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दूसरी वैल्यू क्या कैसे निकाल सकते हैं, दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में क्या, इनफाइनाइट लेकर के n2 की जगह क्या ले लें, पहले 2 लिया है n2 की जगह, अब क्या ले लें, इनफाइनाइट। तो उस केस में देखो 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर,
ये 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, तो 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, या लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/r। तो वेवलेंथ कहां से कहां के बीच में वेरी करती है, यहां से यहां के बीच में। अब हमने पाया कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है, तो वो हमने वैल्यू रख करके इनको सोल्व किया, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये वेवलेंथ कहां से कहां के बीच में आई, ये वेवलेंथ आई जैसे 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच। और ये वेवलेंथ किनकी होती है, ये वेवलेंथ होती है आपकी अल्ट्रा वायलेट की। तो ये लाइन और लिखेंगे हम, है ना, लास्ट में ये लाइन और लिखेंगे। इसके बाद में ये लिखने के बाद में इसी में लाइमन सीरीज में दिस सीरीज belongs to ultraviolet of electromagnetic spectrum। ध्यान रखिए लाइमन कहां से बिलोंग करती है, अल्ट्रावायलेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अल्ट्रावायलेट, ध्यान रखिए लाइमन कहां से बिलोंग करती है, अल्ट्रावायलेट, है ना। इसमें क्या मिलती है हमें, अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रा आगे वाली में अल्ट्रावायलेट से ज्यादा वाली कौन सी होती है, विजिबल वाली। तो आगे लाइमन के बाद में आप क्या लिखेंगे, बामर, है ना। लाइमन के बाद में आप लिखेंगे बामर सीरीज। बामर सीरीज में हम क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन मैक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल N2 इज इक्वल्स टू, कहां से शुरू हो जाएगा, 3 से। N2 इज इक्वल्स टू 3 4 टू लोअर एनर्जी लेवल N1 की वैल्यू बामर के लिए क्या होती है, 2। देन वी गेट सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, दीज आर कॉल्ड, इनको क्या लिखेंगे, बामर। अब आप समझ रहे हो, इसी तरह से कर लेंगे, सिर्फ अपने को बार बार ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा लेंथी हो जाएगा वरना ये। तो इसमें इस तरह से कर देंगे आप। ये आपके पास वो फॉर्मूला था, है ना। तो इस फॉर्मूला में किस तरह से आप लैम्डा निकाल सकते हो ना यहां से, हाँ, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर। N1 की वैल्यू इसके लिए क्या रखनी है, आपको 2 रखनी है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, वेयर N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 इज इक्वल्स टू कितना, 3 4 5, है ना, इंफिनिटी। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय जॉन बामर, स्विस टीचर थे, उन्होंने दिया था, इसलिए इन सीरीज को बामर सीरीज भी बोलते हैं। पहले उनका कोई विदाउट एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला था, ये डायरेक्ट उन्होंने दिया था, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया था ये फॉर्मूला। लेकिन बाद में ये देख रहे हो, ये फॉर्मूला आपने यहां से डिराइव भी कर लिया, ये फॉर्मूला रिडबर्ग ने भी ऐसा दिया था, वो भी आपने डिराइव कर लिया। तो इस तरह से ये है ना। तो ये क्या आ गई, बामर सीरीज। अब देखिए बामर सीरीज बिलोंग्स टू, बामर सीरीज, ये वेवलेंथ जो आ रही थी वो किस में थी, विजिबल में आ रही थी। बामर सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट एंड, कुछ तो अल्ट्रावायलेट मिलती है, एंड विजिबल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट ध्यान रखिए, विजिबल, बाबर ने तो विजिबल ही ऑब्जर्व की थी ना 4 लाइनें, और विजिबल कौन से में आती हैं, बामर में आती है विजिबल, है ना। लाइमन में कौन सी आती है, अल्ट्रावायलेट, और बामर में कौन सी आती है, विजिबल। या विजिबल पूछ लिया जाए कौन सी सीरीज में आती है, बामर सीरीज में आती है, ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद में थर्ड जो सीरीज है आपने लिखी है, वो कौन सी सीरीज है, पास्चन सीरीज। पास्चन में देखो क्या चेंज करेंगे आप, यहां पास्चन में व्हेन इलेक्ट्रॉन मैक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, है ना, कौन सा हायर एनर्जी लेवल पास्चन के लिए कौन से हो जाएंगे, 4, है ना, 5, और इस तरह से 2 लोअर कौन सा हो जाएगा, थर्ड में एंट्री करता है वो। देन वी गेट सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, दीज आर कॉल्ड पास्चन सीरीज, इनको आप बोलेंगे
पासचंद सीरीज। और पासचंद के लिए n1 की जगह क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और n2 की वैल्यू कहां से शुरू होगी 4 से शुरू होंगी। इन पासचंद सीरीज कहां बिलोंग करती है, विजिबल से ज्यादा वाली जो वेवलेंथ होती है ना वो होती है इंफ्रारेड की, और आगे की सारी सीरीज जो मैं बताऊंगा अभी वो सारी किस में आएंगी इंफ्रारेड में। लाइमन अल्ट्रावायलेट, बामर में आया विजिबल, और बाकी सभी में आप ध्यान रखो क्या आएंगे इंफ्रारेड। तो बिलोंग्स टू इंफ्रारेड, यहां क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू इंफ्रारेड, है ना, ये नाम ध्यान रखेंगे, बिलोंग्स टू इंफ्रारेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पासचंद के बाद में कौन सी सीरीज, ये लिख लिया। पासचंद के बाद में लिखिए ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में देखो कौन से में एंटर करेगा, वो हायर से कहां से आएगा 5 से, 5 6 और उससे ऊपर से, और लोअर कौन सा होता है वहां पे, लोअर होता है 4, है ना। तब हमें जो लाइंस मिलती हैं उन लाइंस के सेट को कौन सी सीरीज बोला जाता है, ब्रैकेट सीरीज। साइंटिस्ट के नाम पे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परमानेंट लोअर n1 की वैल्यू तो क्या रहेगी फिक्स रहेगी 4 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये कहां से वेरी करेगी 4 से ज्यादा, यानी 5 6 और इस तरह से, है ना, इस तरह से ये वेरी करेगी। और ये सीरीज भी ध्यान रखिए, ब्रैकेट सीरीज बिलोंग्स टू इंफ्रारेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। नेक्स्ट लिखिए आप फंड सीरीज में क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल n2 की वैल्यू कहां से 6 7 और इन सब से ऊपर से आता है ना, और किसमें एंट्री होती है उसकी 5 में। देन हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है उन लाइंस के सेट को हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट की जगह पे आप क्या लिखेंगे फंड, है ना। और फंड सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 का स्क्वायर, और n2 की वैल्यू 5 से ज्यादा से शुरू होगी 6 7 और इस तरह से। और फंड सीरीज है ये भी, फंड सीरीज बिलोंग्स टू इंफ्रारेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपने ये देखा लाइमन का बिलोंग कहां से, अल्ट्रावायलेट, क्योंकि वहां जो वेवलेंथ मिल रही है वो किन की होती है, अल्ट्रावायलेट की। अल्ट्रावायलेट से ज्यादा किन की होती है, विजिबल की। बामर में कौन सी आती है, विजिबल, हालांकि थोड़ी बहुत कौन सी आ रही है, अल्ट्रावायलेट भी। पासचंद ब्रैकेट फंड इन सब में कौन सी आती है, इंफ्रारेड। तो ये ध्यान रखिए, छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन कि विजिबल कौन सी सीरीज में आते हैं, बामर में आते हैं, कौन से आते हैं, अल्ट्रा